खूनी कमीज। कुछ समय पहले किसी गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। रघु के पास बहुत अच्छे और बड़े खेत थे, जिससे उन दोनों का जीवन सुख के साथ गुजर रहा था। मैं खेत पर जा रहा हूँ, आज मेरा खाना वहीं ले आना। ठीक है। दोपहर होते ही शीतल रघु का खाना लेकर खेत पर पहुँचती है, जहाँ रघु जमीन खोद रहा होता है। जी बाकी काम बाद में कर लेना, अभी खाना खा लीजिए। रघु खाना खाने बैठ जाता है। आप ये खुदाई क्यों कर रहे हैं? जमीन में कीड़े हो गए हैं, इसलिए खुदाई करके जमीन के अंदर कीटनाशक डालना है। तो जब तक आप खाना खा रहे हैं, जमीन खोदने का काम मैं कर देती हूँ। इससे आपका काम भी कम हो जाएगा और जल्दी भी। शीतल कुदाल लेकर जमीन खोदने लगती है। कुछ देर खोदने के बाद उसे कुदाल की किसी चीज के साथ टकराने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, यहाँ कुदाल से टकराकर जमीन के नीचे कुछ बज रहा है। पत्थर होगा, तुम रहने दो, आगे का काम मैं कर लूंगा। ये पत्थर नहीं है, कुछ लकड़ी जैसा बज रहा है। शीतल की बात सुनकर रघु सोच में पड़ जाता है और उस जगह के आसपास की जमीन खोदने लगता है। थोड़ा खोदने के बाद उसकी नजर लकड़ी के एक डब्बे पर पड़ती है। ये कैसा डब्बा है और यहाँ कैसे आया? मुझे भी नहीं पता, चलो खोलकर देखते हैं। वे दोनों उस डिब्बे को खोलते हैं, जिसके अंदर एक लाल रंग की कमीज रखी होती है। एक कमीज? आखिर कोई एक कमीज जमीन में क्यों दबाएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी हो, कमीज बहुत सुंदर है। जरा कपड़े की चमक तो देखो, ऐसा लगता है जैसे अभी नई खरीदी हो। फिर भी आप इसे फेंक दीजिए, पता नहीं किसी ने क्यों इसे यहाँ दबाया होगा। रघु शीतल की बात को नजरअंदाज करते हुए उस कमीज को पहन लेता है, जिसके बाद अचानक उसे एक तेज झटका लगता है और वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तुम कौन हो? तुम्हें तो आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं रुपेश हूँ, आज ही बाहर आया हूँ। बाहर? लेकिन कहाँ से? और तुम भूत की बजाय इंसान जैसे क्यों दिख रहे हो? क्योंकि मैं भूत भी हूँ और इंसान भी। और अपने गांव में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह लोगों को मारकर उनका खून पीना शुरू कर देता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर तक यही सब करने के बाद रघु अपने घर आ जाता है। आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? शीतल बोल ही रही होती है कि रघु उसे धक्का मारकर कमरे के अंदर जाकर सो जाता है। ये इन्हें क्या हो गया? आज से पहले तो इन्होंने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। कल सुबह आराम से बात करूंगी। अगली सुबह शीतल रघु से बात करती उससे पहले ही गांव के कुछ लोग और सरपंच रघु के घर पहुंच जाते हैं। बाहर निकलो रघु, तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते। क्या हुआ सरपंच जी? आप सुबह सुबह यहाँ आकर ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? सरपंच की आवाज सुनकर रघु घर से बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर गांव वाले डर से पीछे हट जाते हैं। शीतल और रघु, तुम्हें अभी ये गांव छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। कौन रघु? मैं रुपेश हूँ, और ये गांव, ये शरीर, ये इंसान, ये सब मुझे बहुत सालों बाद बड़ी मुश्किल से मिले हैं। अब इन्हें छोड़कर जाने की बारी तुम सब की है।
ये बोलकर रघु सरपंच को मारकर उनका खून पीने लगता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग भाग खड़े होते हैं और शीतल एकदम भौचक्की रह जाती है। लेकिन जैसे ही शीतल वहां से भागने की कोशिश करती है तो रघु उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेता है। अपने पति को इस तरह अकेले छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रहोगी और अपने पति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी सेवा करोगी। जिस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी उस दिन मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद रुपेश शीतल को घर में ही कैद कर देता है और खुद हर रोज गांव के लोगों को मारकर उनका खून पीने लगता है। देखते ही देखते पूरा गांव शमशान बन जाता है। इस गांव में तो एक भी इंसान नहीं बचा। अब मैं किसका खून पीऊं और किससे मारूं? मैं बिना खून पिए और नहीं रह सकता। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सब सोचते हुए रुपेश दूसरे गांव में चला जाता है और वहां कुछ लोगों को मारकर उनका खून पीने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुपेश उस गांव में घुस नहीं पाता क्योंकि गांव वालों ने अपने गांव को उससे बचाने के लिए गांव को मंत्र बांध कर दिया होता है। ये रुपेश मेरे पति के शरीर में घुसकर ना जाने और कितने लोगों का खून करेगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भगाना होगा, पर मैं ये सब करूं कैसे? शीतल सोच में पड़ जाती है। तभी उसको खेत में मिली लाल कमीज याद आती है। हाँ, वो लाल कमीज, वही इस रुपेश की जड़ है। मुझे किसी भी तरह उस कमीज को रघु के शरीर से दूर करना होगा, लेकिन मैं ये काम करूंगी कैसे? कुछ देर सोचने के बाद शीतल के दिमाग में एक योजना आती है और वे रात को रघु के घर आते ही उसको ढेर सारे पकवान परोसती है। ये सब क्या है? मुझे ये सब नहीं, खून चाहिए। खून पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हें नहीं तो क्या हुआ, मेरे पति को तो ये सब चाहिए, उन्हें ये खाने दो। नहीं, जब तक मैं भूखा रहूंगा ये भी भूखा ही मरेगा। ये बोलकर रुपेश वहाँ से चला जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बिना खून मिले रुपेश की और बिना खाना मिले रघु की, दोनों की हालत खराब होती जाती है। इस गांव में लोग बचे नहीं और जो ये अकेली बची है इसे मुझसे डर ही नहीं लगता, इसलिए इसे मारने में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने खून नहीं पिया तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, और मैं करूं भी तो क्या? रुपेश की ये सारी बातें शीतल सुन लेती है और रघु के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसे वो खिला देती है, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक रुपेश किसी भी इंसान की तलाश में घर से बाहर नहीं निकल पाता और खून न मिलने से इसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी बात का फायदा लेते हुए एक रात शीतल सोते हुए रघु की लाल कमीज काट देती है, जिससे वह उसके शरीर से उतर जाती है और रुपेश रघु के शरीर से बाहर निकल जाता है। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कमीज जल्दी वापस रघु को पहनाओ, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमसे नहीं डरती। शीतल उस कमीज को जला देती है, जिसके बाद रुपेश वहाँ से गायब हो जाता है और शीतल रघु भी उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। Thanks for watching.